खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की कई बड़ी खबरों की ओर, जहां खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। अवैध कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर। खबर बुलंदशहर से, अवैध कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर। खेतों में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई। 5 कॉलोनियों के निर्माण और बाउंड्री वॉल्स हुए ध्वस्त। प्राधिकरण की कार्रवाई से भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। खबर बुलंदशहर से, जहां पर अवैध कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर। खेतों में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर की गई कार्रवाई। 5 कॉलोनियों के निर्माण पर बाउंड्री वॉल्स हुई ध्वस्त। प्राधिकरण की कार्रवाई में भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। खबर बुलंदशहर से, जहां पर अवैध कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर। खेतों में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर की गई कार्रवाई। 5 कॉलोनियों के निर्माण और बाउंड्री वॉल्स को ध्वस्त किया गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में तोड़े गए कई अवैध निर्माण। प्राधिकरण की कार्रवाई में कई अवैध निर्माणों को तोड़ा गया है। अवैध कॉलोनियों पर बीडीए ने चलाया है बुलडोजर। खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है, जहां पर खेतों में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर की गई कार्रवाई। 5 कॉलोनियों के निर्माण पर बाउंड्री वॉल्स की गई ध्वस्त। प्राधिकरण की कार्रवाई से भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। खबर बुलंदशहर से, जहां पर अवैध कॉलोनियों पर चला बीडीए का बुलडोजर। खबर महाराजगंज से, जहां पर कार सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा घायल। खबर महाराजगंज से, जहां कार सवार बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा घायल। हवाला कारोबारी से लूट के आरोपियों से हुई पुलिस की मुठभेड़। क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर बदमाशों ने की थी लूट। क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर बदमाशों ने की थी लूट। लूट पीड़ित ने पुलिस को 5 लाख लूटे जाने की दी थी जानकारी। लूट में प्रयुक्त कार, 16 लाख कैश और देसी तमंचा भी हुआ बरामद। दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नौतनवा थाना क्षेत्र के सुंडी में हुई मुठभेड़ की वारदात। 20 फरवरी को सुबह हुई थी लूट की वारदात। पुलिस की कुल 5 टीम घटना के खुलासे में जुटी थी। घायल बदमाश निरंजन को जिला अस्पताल किया गया रेफर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ब्रजेश गुप्ता जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, देखा जाए तो जिस तरीके से बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? ब्रजेश, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, हम दोबारा से अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि लूट पीड़ित ने पुलिस को 5 लाख लूटे जाने की जानकारी दी थी, जिसमें लूट में उपयोग की गई कार, 16 लाख कैश और देसी तमंचा बरामद किया गया है बदमाशों के पास से, और दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिस वजह से वो घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार 20 फरवरी की सुबह लूट की वारदात हुई थी, जहां पर पुलिस की 5 टीम घटना के खुलासे में जुटी हुई थी। घायल बदमाश निरंजन को जिला अस्पताल किया गया रेफर। और कार सवार बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़। खबर महाराजगंज से सामने आ रही है, जहां पर मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली तो वहीं दूसरा घायल। हवाला कारोबारी से लूट के आरोपियों से हुई पुलिस की मुठभेड़। क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर बदमाशों ने की थी लूट।
क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर बदमाशों ने की थी लूट। इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता ब्रजेश गुप्ता जुड़ गए हैं। ब्रजेश, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर बदमाशों ने लूट की थी, जिसके बाद मुठभेड़ में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, इस बारे में क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी, आपको बता दें कि यह पूरा मामला 20 फरवरी का था, जिसमें क्राइम ब्रांच का अधिकारी बन के दो लोगों ने हवाला कारोबारी से लूट की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि उस समय जिस समय लूट हुई थी, हवाला कारोबारी ने 5 लाख रुपए बताया था, लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें से गहनता से जांच कर रही थी। 5 टीमें लगाई गई थी जांच के लिए। हालांकि आज सुबह करीब भोर में 5 बजे जो है मुखबिर की सूचना मिली थी कि जो लूट का पैसा है, लुटेरे हैं, वो जो है नेपाल भागने की फिराक में है। हालांकि पुलिस ने जब घेराबंदी किया तो जो बदमाश थे वो पुलिस पे फायरिंग झोंक दी, जिसमें आत्मरक्षा करते हुए पुलिस ने भी दोनों जो लुटेरे थे उनके ऊपर गोली चलाई। हालांकि एक लुटेरे के ऊपर जो है पैर में गोली लगी, दूसरा जो है घायल है, उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि जो लूट में 16 लाख रुपया और कट्टा कारतूस सहित एक ब्रेजा गाड़ी बरामद हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दोनों बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था और नकली क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद मुठभेड़ में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो वही एक अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर प्रयागराज को मिला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस थाना। आज सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। आज सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। 675.25 लाख रुपए से बनकर तैयार हुआ है थाना। गंगानगर कमिश्नरी के फाफामऊ थाना बनकर हुआ तैयार। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। 675.25 लाख रुपए से ये थाना बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली करेंगे। गंगानगर कमिश्नरी के फाफामऊ थाना बनकर तैयार हो गया है और साथ ही पूरे यूपी में कुल 67 विभिन्न पुलिस कार्यों का उद्घाटन किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विनय मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनय, देखा जाए तो जिस तरीके से प्रयागराज को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस थाने की सौगात मिलने जा रही है, जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री वर्चुअली रूप से करेंगे, इस बारे में क्या अधिक जानकारी है? जी, बता दें कि प्रयागराज को एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस थाना मिला है, जिसका आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल तरीके से आज उसका उद्घाटन करेंगे। यह 675.25 लाख रुपए से बनकर यह थाना तैयार हुआ है और प्रयागराज के गंगानगर कमिश्नरी के फाफामऊ थाना ये बनकर तैयार हुआ है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से जानकारी ये सामने आ रही है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये थाना, तो अन्य थानों से किस तरीके से ये अलग होगा? कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे ये थाना लैस है? जी, आपको बता दें कि ये थाना पुलिस जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए, सारी सुविधाओं से लैस है, जिसमें जो है इंटरनेट की व्यवस्था, और वहां पे जो है उस थानों पे जो उच्च अधिकारी है वो बैठेंगे, तो जनता के जो है सुनवाई में जो है कोई किसी तरीके की जो है बाधा ना आए, त्वरित सुनवाई हो, जिसके लिए यह सुविधा दी गई है। और हम आपको एक चीज और हम बता दें कि आज पूरे प्रदेश में कुल 67 विभिन्न पुलिस कार्यों का उद्घाटन होगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर प्रयागराज में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस थाने का आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। वर्चुअली रूप से इसका उद्घाटन किया जाएगा, जहां पर इस थाने में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये थाना बताया जा रहा है। खबर आपको कौशाम्बी से बता दें, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके का मामला। घायल मुन्ना की एसआरएन में इलाज के दौरान हुई मौत। घायल मुन्ना की एसआरएन में इलाज के दौरान हुई मौत। पटाखा फैक्ट्री में रविवार को हुआ था धमाका।
धमाके में मरने वालों की संख्या हुई 8। पटाखा फैक्ट्री में रविवार को धमाका हुआ था और जिसमें मरने वालों की संख्या हुई 8। धमाके में मरने वालों की संख्या हुई 8। 7 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं जंग। विस्फोट में कुल 15 लोग आग में जलकर हुए थे घायल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिरुद्ध पांडे जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, देखा जाए तो जिस तरीके से एक और घायल व्यक्ति है जो कि पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के दौरान घायल हुआ था, उसकी मौत हो गई है। उसके बाद अभी 7 लोग ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत से लड़ते हुए दिख रहे हैं। उनकी हालत की बात की जाए तो फिलहाल कैसी स्थिति है उनकी? बताना चाहूंगी, भरवारी कस्बे में रविवार को दोपहर 11 बजे पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, जिसमें कुल 15 लोगों की सूचना मिली। दर्दनाक, जिसमें 8 लोगों का सारण प्रयागराज में इलाज चल रहा था, जिसमें मुन्ना नाम के व्यक्ति की कल इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसमें 7 लोग अभी भी जिंदगी मौत से जंग जीत रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको जानकारी दे दें, जहां पर पटाखा फैक्ट्री के विस्फोट में घायल हुए मुन्ना की भी मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया और 7 लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि घायल हुए थे इस हमले में और वो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते हुए देखे जा रहे हैं। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर जिला प्रशासन की घोर लापरवाही आई सामने। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक सवारों पर पलटी। मौके पर 2 लोगों की मौत तो वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 दिन पहले के न्यूज ने जनहित में यह मुद्दा उठाया था। ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक सवारों पर पलटी। मौके पर हुई 2 लोगों की मौत, 3 लोग बताए जा रहे हैं घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 दिन पहले के न्यूज ने जनहित में उठाया था मुद्दा, जिसके बाद भी नहीं चेत रहा प्रशासन। सीएमएस को निर्देश पर विधिक कार्यवाही जारी। थाना अमृतपुर के नगला हुसा के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो खबर आपको फर्रुखाबाद से बता दें, जहां पर जिला प्रशासन की घोर लापरवाही आई सामने, जहां ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक सवारों पर पलटी, जिससे मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ऋषि सिंगर जुड़े हुए हैं। ऋषि, देखा जाए तो जिस तरीके से ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पर अभी तक क्या कुछ कार्यवाही की गई है? पुलिस ने मृतकों को कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन इसमें कुल मिलाकर जिला प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई है। लगातार ओवरलोड ट्रैक्टरों के प्रति न्यूज की खबर भी चलाई है और जिला प्रशासन लगातार दुर्घटना होने के बाद भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। जी, और घायलों की स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल कैसी स्थिति बनी हुई है? घायलों का उपचार मनोहर लोहिया में चल रहा है। 3 घायल हैं जो लोहिया अस्पताल भर्ती कराए गए हैं, जिनके उपचार के लिए एडीएम ने निर्देश दिए हैं सीएमएस को इनके बेहतर उपचार कराया जाए और उसको एडीएम ने बताया विधिक कार्रवाई की जा रही है, जो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और ऋषि, देखा जाए तो जिस तरीके से हादसा हुआ है, ओवरलोडिंग की वजह से यह हादसा हुआ है, क्या अभी तक इस पर किसी भी उच्च अधिकारी ने जानकारी ली हो, इस मामले का संज्ञान लिया हो? जी, अभी तक इस उच्च अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। लगातार इसी तरह ओवरलोडिंग की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ओवरलोड चालकों के खिलाफ, ना ही मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, जिससे ये दुर्घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये हम जानकारी आपको फर्रुखाबाद से बता रहे थे, जहां पर ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक सवारों पर पलट गई, जिसके बाद 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। हमारे यहाँ अस्पताल में 4 लोग आए थे, जिसमें कि 16 जिसकी गंभीर चोटें थी, इसकी इलाज के दौरान यहाँ पे मृत्यु हुई। बाकी 3 लोग जो आए हैं उनका इलाज प्राथमिक उपचार हो गया है, उनकी हालत स्थिर है। और भी जानकारी के लिए कि शाम को जो है एक ट्रैक्टर ट्राली इधर से जा रही थी और एक ट्रक से जो है उसमें टक्कर हो गई और जिसके कारण से जो है
टाली अनियंत्रित हो गई, उसमें भूसा लदा हुआ था। बगल में जो है एक लड़का जो है वहाँ पे खड़ा हुआ था और वो अपना बाइक से नीचे खड़ा हुआ था और जो है टाली जो भूसा लदी हुई थी वो पलट गई उसके ऊपर, जिससे जो है उसकी मौके पे मृत्यु हो गई और जो ट्रक है उसको कब्जे में ले लिया गया है। साथ ही साथ जो है जो ट्रैक्टर का ड्राइवर थे सुवालाल, जो हरदोई के निवासी थे, उनकी भी मौके अभी सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बात करते हैं राजधानी लखनऊ के, जहां पर गुड्डू जमाली आज लेंगे सपा की सदस्यता। कुछ देर में सपा की सदस्यता लेंगे गुड्डू जमाली। कुछ देर में लेंगे समाजवादी पार्टी की सदस्यता। गुड्डू जमाली आज लेंगे सपा की सदस्यता। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कराएंगे ज्वाइन। गुड्डू जमाली आज लेंगे समाजवादी पार्टी की सदस्यता। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे गुड्डू जमाली। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव दिलाएंगे सपा की सदस्यता और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी कराएंगे ज्वाइन। दो 2024 के आम चुनावों के ऐलान में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन यहां के लोग बढ़ती बेरोजगारी से परेशान हैं। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट में कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के चलन से भी यहां के लोग दुखी समझ में आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। भिलाई और उससे लगे दुर्ग इलाके की आबादी 10 लाख से ज्यादा है। रायपुर के बाद छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा शहरी आबादी इन इलाकों में रहती है। 2024 के आम चुनावों के ऐलान में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग बढ़ती बेरोजगारी से परेशान हैं। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट में कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के चलन से भी यहाँ के लोग दुखी हैं। सरकार, केंद्र सरकार ने वर्तमान में कुछ बदलाव किए हैं, चाहे वो जवान का विषय हो, रोजगार का विषय हो। तो अग्निवीर की जो एक स्कीम लाए हैं वो कहीं ना कहीं युवाओं में आक्रोश पैदा कर रहा है। पहले जो परमानेंट एम्प्लॉय होते थे वो लगभग 60,000 के आसपास थे जब इस प्लांट का शुरुआत हुआ था। आज 12,000 से भी कम परमानेंट एम्प्लॉय हैं और 25,000 से ऊपर ठेका श्रमिक हो गए हैं। तो ये सोचने का विषय है कि हम निजीकरण की तरफ इतनी तेजी से भाग रहे हैं, इससे हो क्या रहा है, श्रमिकों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पढ़े लिखे बच्चे जो हैं आगे जाकर के पढ़े लिख रहे हैं और बेरोजगार हो जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ जैसे कि हमारे यहाँ भिलाई में ही देखिए, भिलाई की स्टील प्लांट है, वहाँ क्या कह रहे हैं, केवल एक स्टील प्लांट है। अंदर जाके देखते हैं तो रोजगार बहुत है, लेकिन वहाँ पर कामें बहुत कमियाँ हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ बच्चों को लेकर देकर कुछ रोजगार उन्हें दिया जाए। वेतन समझौता स्टील वर्कर्स का अभी तक हुआ नहीं है, उसमें सरकार की अफोर्डेबिलिटी क्लॉज लगी हुई है, वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा। 2017 से लेके 2020 अप्रैल तक जो लोग रिटायर हुए हैं उनको वेतन समझौते का कोई लाभ नहीं मिला। ठेका वर्कर, उनको न्यूनतम वेतन मिलता नहीं है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाई और वरिष्ठ बीजेपी नेता विजय बघेल दुर्ग लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद हैं। छत्तीसगढ़ के कोचिंग हब के रूप में दुर्ग भिलाई की पहचान है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से आने वाले युवाओं के लिए रोजगार भी चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। छात्रों की एक बड़ी शिकायत सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी है। जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में अभी है कि टीचर्स पढ़ाने इन क्लास में तो नहीं आते हैं, और प्राइवेट स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों के बजाय गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा ध्यान दे तो बेहतर होगा। स्टडीज़ के मामले में तो फिलहाल उनको थोड़ा देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगह में जैसे प्राइवेट स्कूल्स में तो हो जा रहे हैं हर जगह, बट जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज का हूँ, ठीक है, वहाँ पे भी पढ़ाई ठीक है सब है, बट वहाँ पे जो सर्विस मिलना चाहिए ना, फैक्चुअलिटी का भी मिल रहा है, बट उतना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के कुछ लोग केंद्र सरकार के काम से तो खुश हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं में कमी को दूर करने की उम्मीदें बांधे हैं। केंद्र सरकार को लेकर यही है कि भिलाई में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो टाइम में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन सरकार एक गाइडलाइन तय करे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। खासतौर पे ओवरब्रिज का जो अभी तक निर्माण हुआ है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन केंद्र सरकार बहुत ही अच्छा अभी तक परफॉर्मेंस कर रही है।
अयोध्या के राम मंदिर के भी चुनाव में अहम मुद्दा बनने की उम्मीद है। अयोध्या का मंदिर भारत की शान है मेरी भाषा में, और हिंदू वर्ग के लोग जो राम की पूजा करने वाले लोग हैं, सिर्फ हिंदू वर्ग ही नहीं है। आज तो हमको देखने में आया कि अबू धाबी में भी मुस्लिम कंट्री होने के बाद वहाँ पे मंदिर बनाया गया और जिसकी पूजा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को बुलाया गया। निश्चित रूप से अयोध्या देश का हृदय होगा और इसका असर जरूर पड़ेगा। तो राम मंदिर और धर्म की बात, तो धर्म और राजनीति को दोनों को अलग रखना चाहिए, और अगर हम धर्म को राजनीति में लाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि देश में सिर्फ राजनीति ही एक धर्म बन के रह जाएगी। भिलाई में हम लोग आज से नहीं रह रहे हैं, जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक ये एक ऐसा शहर है जिसे लघु भारत कहा जाता है। यहाँ रामनवमी, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, शिव पूजा, जन्माष्टमी, ईद, फिर आपका बड़ा दिन, सब चीज़ बराबरी से मनाया जाता है। कभी किसी को किसी तरह की रोक नहीं थी, तो इसीलिए ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है, लोगों को बरगलाने की मुद्दा है। अयोध्या में अभी राम मंदिर बना है, सभी जगह जैसे कि एक ही दिन का हो गया, बस जय श्री राम जय श्री राम। 22 जनवरी को हाँ हमने दिया जलाया, दिवाली मनाई, बस यही सबका कहना है। दूसरे दिन क्या हुआ, कुछ नहीं। तो मैं वहाँ भी चाहती हूँ, पूजा अपनी जगह एक अलग है, ठीक है, आस्था कीजिए, पूजा कीजिए। प्लस वहाँ पर एक और बात है कि जैसे बच्चों को भी लेकर, जैसे कि स्टूडेंट्स लेकर, जैसे पढ़े लिखे हैं, वहाँ उनको कुछ रोजगार दिया जाए। लगती राजनांदगांव सीट के लोग केंद्र सरकार के काम से खुश हैं। इस सीट पर बीजेपी पिछले 3 बार से चुनाव जीतती आ रही है। अब राज्य में भी बीजेपी सरकार बनने पर लोग तेजी से विकास की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्र की बहुआयामी योजना है जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो केंद्र सरकार के काम चल रहे हैं अभी तक तो काफ़ी ठीक हैं, और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के कारण और भी काम यहाँ तेज़ी से होगा, ऐसी उम्मीद है। हालांकि कुछ लोगों की दिक्कतें भी हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू होने पर पार्टियां इस ओर भी ध्यान देंगी। जैसे राजनांदगांव की दृष्टि से अपन देखें तो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और शिक्षा को बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि कॉलेजेस तो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस तो खुल गए हैं, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं करके हम इस चीज़ को क्वालिटी को सुधारें एजुकेशन की, ताकि यहाँ के बच्चे यहीं एजुकेशन का लाभ ले सके, न कि पुणे, मुंबई, बेंगलोर इस तरफ बच्चे एजुकेशन के लिए रुख करते हैं, तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ संभव हो पाए। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है हमारे यहाँ राजनांदगांव में मेडिकल कॉलेज तो खुल गया है, लेकिन आए दिन वहाँ कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी बेहतर की जा सकती हैं। यात्री यदि रेलवे की सुविधा लेता है तो उसको ट्रेनें टाइम से चलनी की अपेक्षा करता है, टाइम से चले। लेकिन अभी हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में ये चीज़ें काफ़ी फेस की है लोगों ने, और लोग परेशान हैं। गाड़ियाँ कैंसिल हो रही हैं, टाइम से नहीं चल रही हैं। अभी गवर्नमेंट का फोकस जो है केवल ट्रेनों में आरामदायक सफ़र को लेकर है और स्टेशनों का कायाकल्प करने को लेकर है, लेकिन टाइमिंग के मामले में अभी वो जो है उसमें गंभीरता देखने नहीं मिल रही। ये बहुत दुखद पहलू है रेलवे का। 2019 के लोकसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ की 11 में से बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थी। राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 90 में से 54 सीटें नामकर शानदार जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को 35 सीटें मिली। खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।